दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइफ पे। दोस्तों जैसा कि आप सारे लोगों को पता है कि बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस का जो पेपर है वो हमारा डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। साथ में आप लोगों ने थंबनेल में ये भी देखा है कि बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस में थोड़ा सतर्क रहे और गलती से बच के। तो आपके मन में हमेशा ये सवाल आएगा, सर ये जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे वीडियो है। तो मैं आपको इस वीडियो में टोटल हिंदी डिस्क्रिप्टिव के बारे में बताने वाला हूं, जैसे पत्र लेखन के बारे में, और साथ में हम लोग बात करेंगे निबंध के बारे में, और साथ में जीके जीएस डिस्क्रिप्टिव के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। गलती छोटा छोटा होता है लेकिन बाद में बहुत बड़ा बवंडर खड़ा कर देता है अगर आप मेंस का एग्जामिनेशन देने जा रहे हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सारे लोगों को पता है कि जो हमारा मेरिट बनने वाला है वो आपके मेंस के मार्क्स पे और इंटरव्यू के मार्क्स पे बनने वाला है। ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेरे डियर, यहां पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लेटर के बारे में। लेटर कहने का मतलब है, मैं हिंदी में लिख देता हूं, लेटर कहने का मतलब है कि हम लोग पत्र लेखन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बहुत सारी गलतियां मैंने देखी है ना। और दूसरा हम लोग बात करने वाले हैं निबंध के बारे में। किसके बारे में हम लोग बात करेंगे? निबंध के बारे में हम लोग बात करने वाले। ठीक है, तो बहुत सारी गलतियां मैंने देखी कि अक्सर बच्चे लोग करते आ रहे हैं, पत्र लेखन में हो या फिर निबंध में हो या फिर जीके जीएस के डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में हो। सबसे पहले मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं पत्र लेखन के बारे में, तो समझना कि गलतियां कहां नहीं करनी है और किस तरीके से हम लोगों को एक्यूरेसी के साथ वहां पे लिखना है और क्या फॉर्मेट हमारा होना चाहिए। जरा ध्यान से देखना कि मैंने फॉर्मेट बताया है, ये मैंने बहुत पहले आप लोगों को बताया है कि अगर आपको कोई भी पत्र लेखन यहाँ पे लिखना है, मतलब आवेदन पत्र आपको लिखना है, तो आपका फॉर्मेट बेसिकली क्या होना चाहिए। सबसे पहले स्कूल के प्रधानाचार्य को अवकाश आवेदन के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। क्या करना है मेरे दोस्त? प्रार्थना पत्र लिखना है। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि यहां से स्टार्ट करते हैं, सेवा में यहां से लिखेंगे और साथ में विषय भी सही लिखेंगे वो लोग, और महोदय लिख के और फिर से लेफ्ट साइड अपना सारा कुछ अरेंजमेंट करने लगते हैं। लेकिन एक सिंगल अलाइनमेंट जो हमने आपको बताया है कि भैया सारा कुछ लिखना है आपको लेफ्ट में लिखना है। बचपन में हम लोगों ने बहुत सारा लेटर लिखा है, लेकिन उसमें क्या होता है कि लास्ट में जो हम लोग कंक्लूजन मार्क लिखते हैं वो आपका यहाँ पे राइट में लिख देते हैं, कभी बीच में लिख देते हैं, लेकिन वो सरासर गलत है। आप अब उस सारे चीजों से ऊपर आ चुके हैं। कहने का मतलब क्या है कि आप उन सारे चीजों से अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं और अब आपको लिखना है औपचारिक पत्र, जिसको हम लोग फॉर्मल लेटर यहां पे कहते हैं। ठीक है, तो देखो मेरे भाई कि किस तरीके से गलती से बचना है और क्या क्या गलतियां हम लोगों को नहीं करनी है। सबसे पहले मैं हिंदी के बारे में बात करता हूं। तो मैंने आपको बहुत बारी बताया है कि हिंदी का जो आपका अक्षर होना चाहिए वो बड़ा ही खूबसूरत होना चाहिए, बहुत ही गोल मटोल होना चाहिए। ठीक है, तो अक्षर जो होना चाहिए मेरे दोस्त आपका वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। साथ में जो भाषा है वो बिल्कुल सरल होना चाहिए, और दूसरा आपकी वर्तनी क्या है, बिल्कुल सही होनी चाहिए। मैंने बहुत बारी ये सारी चीज़ों को बताया है और ये सब कुछ मैं आपको या फिर कोई भी फैकल्टी, कोई भी जो भी टीचर्स हैं वो आपको नहीं बताने वाले हैं। मतलब आपको खुद से उन सारी चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा, किस तरीके से क्या शब्द हमको लिखना है और कितना भाषा हमारा सरल होना चाहिए। जब तक आप कोई भी चीज़ का फॉर्मेट, प्रारूप कह लो, या फिर आप कोई भी चीज़ का भाषा, लेटर, 3-4 लेटर, 3-4 निबंध अगर आप नहीं देखते हो, तब तक बहुत ही समझना मुश्किल होता है कि किस तरीके से हम लोगों को अपने पत्र लेखन में या फिर निबंध में किस तरीके से सरल भाषा का यूज करना है। मैंने कहा था कि आप लोग अगर एक बार अखबार, अगर न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे हैं, उसको पढ़िए और लिखिए, और राइटिंग इससे आपकी बहुत खूबसूरत हो जाएगी, और साथ में वर्तनी भी आपका क्या है, बहुत अच्छा यहाँ पे हो जाने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे डिस्कस की थी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। ठीक है, दूसरा टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है आपका टोटली बिहार सिविल कोर्ट को ही समर्पित है। बहुत आराम से हम लोग बात करेंगे, सारी चीजों को देखने वाले हैं। सेवा में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ जब भी प्रार्थना पत्र लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पे सेवा में लिखेंगे, और सेवा में लिखने के बाद आपको क्या करना है, प्रधानाचार्य के पास लिखना है। तो या तो महोदय हो सकते हैं या फिर महोदया हो सकती हैं, दोनों में से कोई एक ही कंडीशन हो सकता है। ठीक है, स्कूल का नाम आपको लिखना है, शहर का नाम आपको लिखना है, और यहां आपको क्या कर देना है मेरे दोस्त, दिनांक लिख देना है। ठीक है, दिनांक आपको यहां पे लिखना है और दिनांक लिखना है। ठीक है, दिनांक लिखने के बाद ये जो स्पेस होगा आपका, वो स्पेस, छोटा सा स्पेस आपका यहाँ पे स्थान जो है वो खाली आपको छोड़ना है। ठीक है, विषय मैंने बताया था कि आपके पूरे के पूरे क्वेश्चंस में ही आपका विषय वहां पे छिपा रहता है, तो आप उसको सॉर्ट करके आप अपना विषय वहां क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र है ना, तो आपको क्या करना है, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र यहाँ पे लिखना है। ठीक है, दूसरा हम लोग मेरे दोस्त अगर बात कर ले, यहां पे आपको महोदय या फिर महोदया से स्टार्ट करना है। सविनय निवेदन है कि मैं, अपना नाम आप लिखेंगे,
आपके विद्यालय की कक्षा और सेक्शन लिखेंगे अगर ऐसा कुछ है तो, का विद्यार्थी या फिर विद्यार्थिनी हूं, मुझे अवकाश का कारण, जैसे कारण आप बहुत सारा कारण वहां पे बता सकते हैं, पारिवारिक कारण हो सकता है, कुछ हेल्थ इशू हो सकता है, कुछ बीमारी का कारण हो सकता है, कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, है ना। तो वो सारा का सारा रीजन आप यहाँ पे बता सकते हैं के कारण अवकाश की अवधि आप लिखेंगे कि इतने से इतने तारीख के बीच में मुझे क्या चाहिए, अवकाश चाहिए। छोटा लिखना है, पूरा रामायण कथा नहीं लिख देना है वहां पे, छोटा आपको लिखना है, शॉर्ट में लिखना है और जरूरी चीजें वहां पे आपको लिखनी है, ठीक है। तक विद्यालय से अवकाश की आवश्यकता है, अतः आपसे निवेदन है कि कृपया मुझे दिनांक शुरुआती जब से आपको चाहिए अवकाश चाहिए से अंतिम तारीख जब तक आपको चाहिए तक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। मैं सुनिश्चित करता हूं या फिर करती हूं कि अवकाश अवधि की छुट्टी हुई पढ़ाई को शीघ्र पूरा करूंगा या फिर करूंगी। इसके बाद आप यहां पे एक छोटा सा आपकी कृपा के लिए मैं सदा आभारी रहूंगा या फिर रहूंगी, इस तरीके का आप यहां लिख सकते हैं एक लाइन में, और फिर धन्यवाद कह सकते हैं, आपका भवदीय या फिर आपका आज्ञाकारी छात्र या फिर छात्रा यहां पे लिख सकते हैं, और फिर आप अपना नाम लिखेंगे, कक्षा का सेक्शन लिखेंगे, अगर रोल नंबर आवश्यकता हो तो आप यहां पे लिख सकते हैं। तो ये एक बेसिकली फॉर्मेट होता है कि टोटली आपको क्या करना है कि लेफ्ट साइड में ही सारा कुछ आपको यहां पे लिखना है। तो इस चीज से बिल्कुल भी वंचित नहीं रहिएगा आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपका नंबर जो है वो कहीं से कटने वाला नहीं है, आपको पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा। बेसिकली लेटर में होता क्या है मेरे दोस्त कि आपका अक्षर देखा जाता है, आपका फॉर्मेट देखा जाता है कि भैया जिस फॉर्मेट में लेटर को लिखा जाता है उस फॉर्मेट में टोटली आपने लिखा है या फिर नहीं लिखा है। दूसरा, आपकी भाषा कितनी सरल है, तो एक नजर में सब कुछ वहां पे पहचान में आ जाता है कि आपने किस तरीके से लेटर को लिखा है, ठीक है। यह आपने बातों को समझ लिया आप लोगों ने। दूसरा, मैं एक और चीज बताना चाहता हूं यहां पे कि जैसे आपको यहां बैंक में नया खाता खोलने के लिए प्रार्थना पत्र यहां भी आपको लिखना है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले हम लोग सेवा में स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, सेवा में स्टार्ट करेंगे, शाखा प्रबंधक लिखेंगे, बैंक का नाम लिखेंगे जिसमें आपको खाता खुलवाना है, शाखा का पता लिखेंगे और फिर शहर का नाम लिखेंगे और फिर यहां पे क्या करेंगे, दिनांक लिख देंगे, छोटा सा स्पेस छोड़ के। बेसिकली होता है क्या कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैन लिखते हैं, ठीक है, फिर फैब लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद MAR लिखते हैं, मार्च लिखते हैं, APR लिखते हैं, अप्रैल। तो ये आधा अधूरा अगर आप लिखोगे तो भैया नंबर आपका कट जाएगा। बातें समझ में आई? अगर आप आधा अधूरा लिखोगे तो नंबर आपका कट जाएगा। आपको टोटली वहां पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून टोटली वहां पे कंप्लीट लिखना है। जैसे आप जनवरी लिखोगे तो यहां आप जनवरी कुछ इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। अगर आप मार्च लिखोगे तो मार्च आप पूरा का पूरा लिखोगे, जो भी आप दिनांक वहां पे दे रहे हो। तो ये शॉर्टकट का रास्ता वहां मत अपनाइएगा। बातें समझ में आ रही है? उसके बाद होता क्या है कि जो आपका विषय है, विषय पे आएंगे, छोटा सा स्पेस छोड़ के विषय पे आएंगे। नया खाता खोलने के लिए प्रार्थना पत्र यहां लिखना है। तो मैंने क्या कहा कि बैंक में नया खाता खोलने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, तो विषय भी आपका वही बन गया जो आपका इंस्ट्रक्शंस वहां पे देकर रखा था, ठीक है। उसके बाद फिर यहां महोदय या फिर महोदया लिखेंगे, सभी ने निवेदन है कि अपना नाम लिखेंगे, आपके बैंक की शाखा का नाम लिखेंगे, शाखा में अपना नया खाता खोलना चाहता हूं या फिर चाहती हूं, मेरा खाता सेविंग रहेगा या फिर आपका चालू रहेगा, ये वहां पे मेंशन करना है, ठीक है, के रूप में खोला जाए। मैं आपकी शाखा की सेवाओं और बैंक की विश्वसनीयता से प्रभावित होकर यहां अपना खाता खोलना चाहता हूं। मैंने खाता खोलने के लिए सभी दस्तावेज आप बीच में यहां पे मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहचान पत्र जो वहां आवश्यकता है खाता खोलने के लिए, वो सारा कुछ यहां पे आप मेंशन कर सकते हैं। कृपया मेरा खाता खोलने की प्रक्रिया शुरू करने की कृपा करें। यदि किसी अन्य जानकारी या दस्तावेज की आवश्यकता हो तो कृपया मुझे सूचित करें। मतलब टू द पॉइंट, कट टू कट आपको लिखना है, आपको एक्स्ट्रा कहीं भटकना ही नहीं है, पॉइंट से आपको भटकना ही नहीं है। जैसे अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्वेश्चंस वगैरह रहता है, उसी तरीके से अकॉर्डिंग टू टॉपिक हम लोगों को सारा कुछ वहां पे अरेंज करना है, और जितना छोटा शब्द हो सके उसमें आप अगर खूबसूरत लिख सकते हैं तो आप वहां पे लिखोगे, ठीक है। मैं आपकी कृपा के लिए मैं सदा आभारी रहूंगा या फिर रहूंगी, धन्यवाद। सादर अपना नाम लिख सकते हैं, पता लिख सकते हैं, संपर्क नंबर लिख सकते हैं, ईमेल आईडी लिख सकते हैं, कोई आवश्यकता हो तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये तो हमारा लेटर का फॉर्मेट हो गया। अब दूसरा मेरे दोस्त, अगर हम लोग बात करते हैं यहां पे किसके बारे में, निबंध के बारे में। तो निबंध जो है वो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि भैया निबंध जो है वो हम लोगों को मैक्सिमम आपको 150 शब्दों में लिखना है। क्या करना है, 150 शब्दों में आपको निबंध यहां पे लिखना है, ठीक है। 150 शब्दों में यहां पे आपको निबंध लिखना है। अब 150 के अलावा अगर आप 160 भी कर सकते हो तो मैक्सिमम आप 160 जा सकते हो।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 160 आप जा सकते हो। लेकिन रामायण कथा लिखने लगोगे ऊपर से लेके नीचे तक, तब तो आपको नंबर मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, 3-4 मेन टॉपिक के बारे में हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है। जैसे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नारी सशक्तिकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे मेरे दोस्त? नारी सशक्तिकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो निबंध के जो अंग होते हैं, पहले इस चीज को सीखो। शीर्षक होता है हमारा, शीर्षक होता है, प्रस्तावना होता है, मतलब टॉपिक हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया आपका, फिर बॉडी हो जाएगा जिसको विषय विस्तार कहते हैं, और उपसंहार कहते हैं। ठीक है, कंक्लूजन जिसको कहते हैं। तो अगर आप कोशिश करोगे कि हर चीजों का 2-3-4 पहलू होता है, ठीक है, कुछ निगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, है ना, उसमें समस्याएं क्या क्या है, उसका निदान क्या क्या हो सकता है, उसका उपाय क्या क्या हो सकता है। तो आप जब भी ऐसे लिखना स्टार्ट करोगे, जब भी आप निबंध लिखना स्टार्ट करोगे, तो उन सारी चीजों को अगर आप टॉपिक वाइज डिवाइड करोगे, टॉपिक में लिखोगे, पॉइंट में लिखोगे, पॉइंट ए, पॉइंट 2, पॉइंट 3, वो अपने मन से वहां पे पैराग्राफ जो है अलग अलग करते लिख जाओगे, तो वहां पे पॉइंट में वो होता चला जाएगा। आपको पॉइंट 1, 2, 3, 4 नहीं लिखना है। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे है, जरा ध्यान से सुनना। लिखना कैसे है आपको देखो, अगर हिंदी निबंध के बारे में मैं बात करूं, नारी सशक्तिकरण के बारे में बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत सारे लोगों को आता भी लिखने, बहुत सारे बच्चों ने लिखा भी है। तो परिचय, सबसे पहले परिचय होगा, फिर महत्व हम लोगों को बताना है, फिर कारण बताना है, फिर उपाय बताना है, फिर निष्कर्ष बताना है। समझ गए बात को? पॉइंट वाइज लिखना है, ऐसा नहीं कि कारण लिखे फिर वहां कारण भी लिखने लगे, है ना। आप वहां टॉपिक लिखोगे तो आपको पैराग्राफ हटा हटा कर बस 150 शब्दों में 160 मैक्सिमम जाएगा, तो कोई इशू है नहीं। वो आपके राइटिंग पर डिपेंड करता है कि भैया आप कितना सुंदर लिख रहे हैं और कितना भाषा आपका सरल है वहां पे, है ना, कितना भाषा आपका सरल है। और ये सारा का सारा चीज आएगा न्यूज़पेपर पढ़ने से, है ना, बुक्स पढ़ने से आएगा। ठीक है, परिचय में अगर हम बात करें कि नारी सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को उनके अधिकार, स्वतंत्रता और अवसरों में समानता प्रदान करना, यह समाज के विकास और प्रगति के लिए आवश्यक है। परिचय खत्म, परिचय खत्म। आप ऐसे भी कह सकते हो कि नारी सशक्तिकरण का अर्थ है कि महिलाओं को उनके अधिकार, स्वतंत्रता, अवसरों में समानता प्रदान करना, ठीक है, यह समाज के विकास और प्रगति के लिए आवश्यक है। महत्व क्या है कि महिलाओं को आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाना, ठीक है, समाज में उनके साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त करना। कारण क्या क्या है कि प्राचीन काल से महिलाओं को समान अधिकारों से वंचित रखा गया। आप लोगों को पता है कि प्राचीन काल में क्या होता था, छोटे बच्चियों की शादी कर दी जाती थी, अशिक्षित रखा जाता था, है ना। वो क्या था, डिक्टेटरशिप वाला, घर में कोई और है तो पुरुष का ही बात चलेगा, महिला का बात नहीं चलेगा। बहुत चीजों से उनको दबाया जाता था। ठीक है, जैसे पितृ सत्तात्मक, वही हो गया डिक्टेटरशिप, मतलब जो भी घर के मुखिया उनका बात चलेगा, महिला के बात की कोई वैल्यू नहीं होगी, है ना, नारी के बात की कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, मानसिकता और अशिक्षा इसके मुख्य कारण रहे हैं। ठीक है, कारण आपने स्पष्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अगर हम लोग बात करें उपाय इसका क्या हो सकता है, तो महिलाओं की शिक्षा पर जोर देना है। महिलाओं की शिक्षा पर जोर अगर देंगे तो सारी चीजें धीरे धीरे करके सही हो जाएगी और उनका भी योगदान हमारे समाज में होगा। तब हमारा जो समाज है वो बहुत अच्छे तरीके से उन्नति वहां पे करने वाला है। रोजगार के अवसर बढ़ाना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी सरकारी योजना का प्रभावी कार्यान्वयन। ठीक है, तो इन सारी चीजों को वहां मेंशन कर सकते हैं। निष्कर्ष क्या है कि नारी सशक्तिकरण से समाज और देश का संतुलन विकास संभव है। महिलाओं के बिना सशक्त समाज की कल्पना अधूरी है। इसमें पुरुष का भी योगदान होना चाहिए, इसमें तो पुरुष का भी योगदान होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी बात वहां मेंशन कर सकते हो। अब आ जाइए, अब अगर हम लोग लिखते हैं यहां पे नारी सशक्तिकरण पे लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम लोग यहां पे देंगे। ठीक है, आज के आधुनिक समय में महिला सशक्तिकरण एक विशेष चर्चा का विषय है। हमारे आदि ग्रंथों में नारी का महत्व को मानते हुए यहां तक बताया गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। कितना अच्छा शब्द लिखा गया है, कितना अच्छा कोट्स लिखा गया। आप अगर इस कोट्स से या फिर कोई और कोट्स होगा जो किसी के द्वारा कहा भी हुआ है, वहां से भी अगर आप परिचय में शुरुआत करते हैं तो काफी खूबसूरत लगेगा और आपका नंबर भी वहां पे नहीं कटने वाला है। दूसरा, नारी सशक्तिकरण, ठीक है, का अर्थ है कि महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीति और शैक्षिक रूप से सक्षम और सशक्त बनाना। यह प्रक्रिया समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक है ताकि वे अपना अधिकार के प्रति जागरूक होकर स्वाभिमान के साथ जीवन जी सके, है ना, अपना फैसला खुद से ले सके। बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती है।
अब ये तो यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, ये तो हमारा प्रस्तावना था। अब हम लोग बॉडी पे आते हैं, तो बॉडी कुछ इस तरीके से लिखना है और इस तरीके से आपको लिखना है कि आपको लगे कि भैया 150 वर्ड में हम क्या कर सकते हैं, 150 शब्द में यहाँ पे हम इस चीज को समाप्त कर सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट अगर आप लिखोगे, पैराग्राफ डिवाइड करके, तो बहुत सुंदर लिखेंगे और बहुत सुंदर राइटिंग में आप वहां चीजों को अरेंज कर सकते हो। इसके साथ ही आपकी भाषा क्या होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, वर्तनी आपका सही होना चाहिए और सारा जो वाक्य है आपका वो शुद्ध शुद्ध होना चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से उसको आप लिखोगे। ये दो चीजों के बारे में मैंने आपसे बात किया। अब मैटर यहां पे ये आता है कि सर ये तो सही है, ये तो मुझे समझ में आ रहा है, यहां तक तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इसका जो क्वेश्चंस का जो प्रैक्टिस होगा, जैसे मैंने आपको बताया हिंदी में जो आपको पत्र लेखन लिखना है, ठीक है, पत्र लेखन लिखना है या फिर आपको निबंध लिखना है, ठीक है, तो इसका टॉपिक मैं आपको बताऊंगा और मैंने बहुत बारी बताया भी है कि टॉपिक के बाद आपका जो है कि कॉपी चेक का मैटर फंसता है कि मेरे भाई मैंने तो लिख लिया लेकिन कोई तो हमारा कॉपी चेक करने वाला होना चाहिए, कोई तो अच्छे तरीके से बताए कि भैया वर्तनी गलत है या फिर ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए हमारा। एक और चीज है कि ओवर राइटिंग भी आपके कॉपी में नहीं होना चाहिए, उससे भी नंबर आपका कटेगा। तो इन सारे बातों का ख्याल आपको रखना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। कॉपी चेक का जैसे ही मैटर आता है तो भैया कॉपी चेक करेगा कौन, तो अभी तक लगभग जो हमारे पेड कोर्स में इनरोल है ना, मैं थोड़ा कोर्स का भी प्रचार कर लेता हूं तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से कॉपी वगैरह चेक होता है ना। बाकी वीडियो वहीं तक था और कुछ जानकारी के लिए थोड़ा देर आप और रुक सकते हैं, कोई इशू है नहीं। मेंस का जो बैच है हमारा वो सारे सब्जेक्ट के लिए, इंटरव्यू आपका स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, सारा पीडीएफ है, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको KG20 का कूपन कोड लगाना है, KG20 का कूपन कोड लगाना है। आप ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे इनरोल करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, 20% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आपके मन में है कि सर नहीं सर सिर्फ हम डिस्क्रिप्टिव का ही क्लासेस करेंगे, हिंदी इंग्लिश और कंप्यूटर का ही करेंगे या फिर हिंदी इंग्लिश जीके जीएस का ही करेंगे, ये भी फैसिलिटी है, आप यहाँ भी इसको इनरोल करा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। 20 टेस्ट सीरीज आपका अवेलेबल है, जिन लोगों ने कोर्स लिया है वो टेस्ट सीरीज नहीं लेंगे, रिक्वेस्ट है मेरा, क्योंकि उनको टेस्ट सीरीज उसी में इंक्लूड मिल जाएगा, फ्री मिल जाएगा आपको, ठीक है। बाकी जिन लोगों ने नहीं लिया है कोर्स वो ले सकते हैं, 299 का है, साथ में 20 टेस्ट सीरीज है जिसमें से अभी तक टेस्ट 2 अपलोड हुआ है, 2 टेस्ट अभी तक अपलोड हुआ है, एकदम अकॉर्डिंग टू पैटर्न हम लोग चल रहे हैं, विद सॉल्यूशन हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वहां पे नहीं। अब होता है कॉपी चेक जो हमारा होता है मेरे डियर, कॉपी चेक जो हमारा होता है वो होता कैसे है, तो कॉपी चेक जो है हम लोग क्या करते हैं ऑल्टरनेट डे पे, है ना, ऑल्टरनेट डे पे यहाँ पे टॉपिक बताते हैं ग्रुप में टॉपिक बताने के बाद उसके 1 दिन बाद या फिर 2 दिन बाद आपका कॉपी क्या हो जाता है, चेक हो जाता है, जिसमें आपको फीडबैक दिया जाता है कि आपका राइटिंग सही नहीं है, आप थोड़ा राइटिंग पे काम करेंगे, आपका वर्तनी सही नहीं है, आपके लिखने का तरीका ये होना चाहिए, आपके कॉपी में ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, 160 150 से ज्यादा आपको शब्द में नहीं लिखना है, ये सारी चीजें, मतलब एक दिन पत्र लेखन होता है, निबंध होता है, लेटर और ऐसे सारा कुछ वहां पे अवेलेबल आपको मिल जाएगा। तो छोटी छोटी गलतियां आपको नहीं करनी है, गलतियां मैंने आपको बता दिया कि किन किन गलतियों से बच के रहना है। दूसरा कि हम लोग जीके जीएस के बारे में भी बात कर रहे थे ना, मैं शायद भूल गया था, ठीक है, जीके जीएस के बारे में बात करते हैं। भैया जीके जीएस के बारे में बात करते हैं, इसलिए बात करेंगे क्योंकि ये भी आपका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, ठीक है, पूरा का पूरा आपका क्या डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, जिसमें आपको 1 लाइनर क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें आपको 1 लाइनर क्वेश्चंस क्या है दिया जाएगा और जिसका आपको वेरी शॉर्ट आंसर करना है, वेरी शॉर्ट क्या करना है, आंसर करना है। अब वेरी शॉर्ट आंसर में क्या करना है मेरे भाई, अगर आपके पास क्वेश्चन दिया जाएगा तो उस क्वेश्चंस में होता क्या है कि आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होगा, तो आप समझते हैं कि मेरे भाई ऑप्शन अवेलेबल है तो ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं, लगा के टिक आउट करके निकल जाते हैं, निकलते नहीं निकलते, ठीक है। लेकिन 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 मेरे दोस्त, जो आपका क्वेश्चंस दिया रहता है, क्वेश्चंस दिया रहता है, उस क्वेश्चंस में ही आपका आंसर्स क्या है, छिपा रहता है, ठीक है। जैसे मैं छोटा सा क्वेश्चंस लेता हूं, जैसे मैंने कंप्यूटर के बारे में बात करके मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, आपसे अगर बोलेगा किसे कहा जाता है, तो आंसर तो एक शब्द में सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हम ऐसा कह सकते हैं। सीपीयू जो है हमारा वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, तो सीपीयू हम लोग लिख कर निकल जाएंगे, लेकिन ऐसे में नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। आपको लिखना है कि सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है,
बस। तो मैंने क्या किया कि एक आंसर्स मुझे याद था और उसी आंसर्स के लिए ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे समझा दिया कि भैया आंसर्स मेरे पास है और पूरा क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया, कोई दिक्कत है ही नहीं है, शॉर्टकट तरीका है, तो घबराना है ही नहीं। ठीक है। बाकी आपकी जो क्लासेज है वो 7 बजे से जीके जीएस की क्लासेज चलती है, रात 10 बजे से भी जीके जीएस टॉपिक वाइज ही चलती है, रात 9 बजे से आपका चलता है कंप्यूटर का क्लासेस। अगर आप लोग यहाँ तक बने हुए हैं तो एक बार कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि टॉपिक वाइज सारे चीज़ों को मैराथन के रूप में ख़त्म किया जाए या फिर नहीं किया जाए। कमेंट एक बार जरूर से करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। ठीक है, कॉपी लिखिए, चेक कराइए, टॉपिक आप लोगों को दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा, है ना। वीडियो तो अच्छा लगा ही होगा, वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा, है ना। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।